गुड इवनिंग फ्रेंड्स, ऑल ऑफ यू। आई एम देवी सिंह सर। आज फिर लेकर के आया हूँ आपके लिए इंडियन हिस्ट्री की जीके। आपको पता है फ्रेंड्स, डेली हमारा एक वीडियो पब्लिश होता है इंडियन हिस्ट्री से, और हम अपने पिछले वीडियोज़ में हम प्राचीन भारत को ख़त्म कर चुके हैं। कोई भी फ्रेंड्स यदि देखना चाहे तो जो हमारा चैनल है देवी सिंह मैथ ट्यूटोरियल्स, वहाँ से आप निकाल करके किसी भी पार्ट्स को देख सकता है प्राचीन भारत, और वो आपको मिल जाएगा इंडियन हिस्ट्री बाय देवी सिंह सर के नाम से। तो वहाँ पर हमारा सीक्वेंस से ही सारे वीडियोज आपको मिलेंगे। वीडियो नंबर 1, वीडियो नंबर 2, वीडियो नंबर 3, वीडियो नंबर 4, इस तरीके से। तो आप देखना चाहते हो तो वहाँ से देख सकते हो। इसके बाद में देखिए, अब हम आज जो चलते हैं वो मध्यकालीन भारत। मध्यकालीन भारत में किन लोगों ने, किन राजाओं ने आक्रमण किया, किन राजाओं ने भारत पर शासक किया, उन सभी के बारे में हम आज आपको जानकारी देते हैं। तो फ्रेंड्स, आपको पता है डेली हम आपके लिए कुछ ना कुछ नया लेकर के आते हैं, और हमारे वीडियो की जो पहचान है, जो पहचान हमारे वीडियो की है वो ये है कि हम जीरो से लेकर के शिखर तक जाते हैं। हम कुछ भी नहीं छोड़ते बीच में, कोई भी लाइन हम कोशिश करते हैं कि हमसे रह नहीं जाए। तो चलते हैं अपने मध्यकालीन भारत की तरफ। वीडियो आपको अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को लाइक कर दें। देखिए, भारत पर अरबों का आक्रमण। भारत पर अरबों का आक्रमण क्या है? मोहम्मद बिन कासिम के नेतृत्व में भारत पर पहला सफल आक्रमण किया। मोहम्मद बिन कासिम ने। अरबों ने सिंध पर 712 ईस्वी में विजय पाई थी। अरब आक्रमण के समय सिंध पर दाहिर शासन था। भारत पर अरब वासियों के आक्रमण का मुख्य उद्देश्य धन दौलत लूटना तथा इस्लाम धर्म का प्रचार करना था। आगे चलते हैं फ्रेंड्स। महमूद गजनी 932 ईस्वी में अलप्तगीन नामक एक तुर्क सरदार गजनी साम्राज्य की स्थापना की। इसकी राजधानी गजनी थी। अल्पतगीन की मृत्यु के पश्चात कुछ समय तक गजनी में प्रीतिगीन ने शासक किया। इसी के शासनकाल 972 से 977 ईस्वी में सर्वप्रथम भारत पर आक्रमण किया गया। अब हम चलते हैं प्रथम तुर्क आक्रमण के समय। प्रथम तुर्क आक्रमण का जो समय है वो क्या है फ्रेंड्स, हम आपको बता देते हैं। देखिए, प्रथम तुर्क आक्रमण, तो यहाँ पर चलते हैं। यहाँ से प्रथम तुर्क आक्रमण के समय पंजाब में शाही वंश का शासक जयपाल शासन कर रहा था। कौन शासन कर रहा था? जयपाल शासन कर रहा था। अल्पतगीन का गुलाम तथा दामाद सुबुक्तगीन 977 ईस्वी में गजनी की गद्दी पर बैठा। महमूद गजनी सुबुक्तगीन का पुत्र था, जिसका जन्म 1 नवंबर 1971 ईस्वी को हुआ था। अपने पिता के काल में महमूद गजनी खुरासान का शासक था। महमूद गजनी 27 वर्ष की अवस्था में 998 ईस्वी में गद्दी पर बैठा। बगदाद का खलीफा अल आदिर बिल्लाह ने महमूद गजनी के पद को मान्यता प्रदान करते हुए उसे यमीन उद दौला तथा यमीन उल मिल्लाह की उपाधि दी। यमीन उद दौला और यमीन उद मिल्लाह की उपाधि दी। नेक्स्ट हम चलते हैं। महमूद गजनी ने भारत पर 17 बार आक्रमण किया। महमूद गजनवी ने, तो महमूद ने भारतीय आक्रमण का वास्तविक उद्देश्य धन प्राप्ति था। महमूद गजनी एक मूर्ति भंजक आक्रमणकारी था। महमूद गजनी ने भारत पर प्रथम आक्रमण 1000 ईस्वी में किया तथा पेशावर के कुछ भागों पर अधिकार करके वह अपने देश लौट गया। तो ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है कि जो महमूद गजनवी था उसने अपना पहला आक्रमण
भारत पर कब किया? वो 1000 ईस्वी में किया। और कितनी बार आक्रमण किया? 17 बार आक्रमण किया। महमूद गजनी ने 1001 ईस्वी में शाही राजा जयपाल के विरुद्ध आक्रमण किया था। इसमें जयपाल की पराजय हुई थी। महमूद गजनी का 1008 ईस्वी में नगरकोट के विरुद्ध हमले को मूर्तिवाद के विरुद्ध पहली महत्वपूर्ण जीत बताई जाती है। महमूद गजनी ने थानेसर के चक्र स्वामिन की कांस्य निर्मित आदमकद की प्रतिमा को गजनी भेजकर रंग भूमि में रखवाया। आगे चलते हैं, देखते हैं हम और कुछ महमूद गजनवी के बारे में जानकारियाँ। तो महमूद गजनी का सबसे चर्चित आक्रमण 1025 में सोमनाथ मंदिर सौराष्ट्र पर हुआ। सोमनाथ के मंदिर पर भी इसने आक्रमण किया। इस मंदिर की लूट में उसे करीब 20 लाख दीनार की संपत्ति हाथ लगी। सोमनाथ की रक्षा में सहायता करने के कारण अनहिल वाड़ा के शासक पर महमूद ने आक्रमण किया। सोमनाथ मंदिर लूट कर ले जाने के क्रम में महमूद पर जाठों ने आक्रमण किया था और कुछ संपत्ति लूट ली थी। नेक्स्ट हम आगे बढ़ते हैं। महमूद गजनी का अंतिम भारतीय आक्रमण 1027 ईस्वी में जाठों के विरुद्ध था। सुल्तान की उपाधि धारण करने वाला प्रथम शासक महमूद गजनी था। सुल्तान की उपाधि प्राप्त करने वाला प्रथम शासक कौन था? महमूद गजनवी। इसके आगे चलते हैं हम। महमूद के सेना में सेवादराय एवं तिलक जैसे हिंदू उच्च पदों पर आसीन थे। महमूद गजनवी की मृत्यु 1030 ईस्वी में हो गई। मोस्ट इम्पोर्टेंट है। अल बरूनी, फिरदौसी, उदबी तथा फारूकी महमूद गजनी के दरबार में रहते थे। अल बरूनी जो था वो महमूद गजनवी के शासन के दौरान ही उसके शासन के दरबार में रहता था। महमूद गजनवी के में फिरदौसी, उदबी और फारूकी। ध्यान रखना है फ्रेंड्स आपको। मोहम्मद गौरी। अब देखिए मोहम्मद गौरी कौन है? गौर महमूद गजनी के अधीन एक छोटा सा राज्य था। 1173 ईस्वी में शहाबुद्दीन मोहम्मद गौरी गौर का शासक बना। इसने भारत पर पहला आक्रमण 1175 ईस्वी में मुल्तान के विरुद्ध किया था। मोहम्मद गौरी का दूसरा आक्रमण 1778 में पाटन गुजरात पर हुआ। यहाँ का शासक भीमदित्य ने गौरी को बुरी तरह परास्त किया। नेक्स्ट आगे चलते हैं। मोहम्मद गौरी द्वारा लड़ा गया प्रमुख युद्ध। तो युद्ध था तराइन का प्रथम युद्ध 1191 में। मोस्ट इम्पोर्टेंट में लिख देता हूँ यहाँ, बिल्कुल क्वेश्चन बनता है यहाँ से फ्रेंड्स। तराइन का प्रथम युद्ध 1191 ईस्वी में गौरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच में, और पृथ्वीराज चौहान विजयी हुए थे तराइन के प्रथम युद्ध में। तराइन का द्वितीय युद्ध 1192 ईस्वी में गौरी और पृथ्वीराज के बीच में हुआ। इसमें जो था गौरी विजयी हुआ था। चंदावर का युद्ध 1194 ईस्वी में गौरी और जयचंद के बीच गौरी विजयी हुआ था। आगे चलते हैं। मोहम्मद गौरी भारत के विजित प्रदेशों पर शासन का भार अपने गुलाम सेनापतियों को सौंपते हुए गजनी लौट गया। मोहम्मद गौरी की हत्या 15 मार्च 1206 ईस्वी को कर दी गई थी। यह आपको ध्यान रखना है। मोहम्मद गौरी की जो हत्या की थी वो 15 मार्च 1206 को की थी। नेक्स्ट आगे चलते हैं। सल्तनत काल। अब चलते हैं सल्तनत काल पर। क्या है? गुलाम वंश। गुलाम वंश की स्थापना 1206 ईस्वी में कुतुबुद्दीन ऐबक ने किया था। वह गौरी का गुलाम था। गुलामों को फारसी में बंदगा कहा जाता था तथा इन्हें सैनिक सेवा के लिए खरीदा जाता था। कुतुबुद्दीन ऐबक ने अपना राज्याभिषेक 24 जून 1206 ईस्वी को किया था। कुतुबुद्दीन ऐबक ने अपनी राजधानी लाहौर में बनाई थी। कुतुबुद्दीन ने अपनी जो राजधानी बनाई थी वो लाहौर में बनाई थी। कुतुब मीनार की नींव कुतुबुद्दीन ऐबक ने ही डाली थी। मोस्ट इम्पोर्टेंट है ये लाइन। कुतुब मीनार की जो नींव थी वो किसने डाली थी? कुतुबुद्दीन ऐबक ने। कुतुब मीनार यहाँ हमारे दिल्ली में है। इल्तुतमिश द्वारा किए गए महत्वपूर्ण कार्य। इल्तुतमिश द्वारा क्या कार्य किए गए? कुतुब मीनार के निर्माण को पूर्ण करवाया। इल्तुतमिश ने सबसे पहले शुद्ध अरबी सिक्के जारी किए, चांदी का टंका एवं तांबे का जीतल, एकता प्रणाली चलाई, 40 गुलाम सरदारों का संगठन बनाया जो तुर्कान ए चेहलगानी के नाम से जाना गया। सर्वप्रथम दिल्ली के अमीरों का दमन किया। दिल्ली का कुवैत उल इस्लाम
मस्जिद एवं अजमेर का 2.5 दिन का झोपड़ा नामक मस्जिद का निर्माण ऐबक ने करवाया था। कुतुबुद्दीन ऐबक को लाख बख्श, लाखों का दान देने वाला भी कहा जाता है कुतुबुद्दीन ऐबक को। आगे चलते हैं फ्रेंड्स। प्राचीन नालंदा विश्वविद्यालय को ध्वस्त करने वाला ऐबक, नालंदा विश्वविद्यालय को ध्वस्त करने वाला ऐबक का सहायक सेनानायक बख्तियार खिलजी था। तो नालंदा विश्वविद्यालय जो ध्वस्त किया था वो ऐबक ने किया था। तो ये आपको ध्यान रखना है, जो नालंदा विश्वविद्यालय था ये बहुत ही हमारा इम्पोर्टेंट विश्वविद्यालय रहा है, पहले से बहुत ही प्राचीन विश्वविद्यालय है। और इसको जो ध्वस्त किया था करने वाला ऐबक का सहायक सेनानायक था, क्योंकि इसी के संरक्षण में वो काम करता था, बख्तियार खिजली। आगे चलते हैं फ्रेंड्स। ऐबक की मृत्यु 1210 ईस्वी में चागोन खेलते समय घोड़े से गिरकर हो गई। इसे लाहौर में दफनाया गया। ऐबक का उत्तराधिकारी आराम शाह हुआ, जिसने सिर्फ 8 महीनों तक शासन किया। नेक्स्ट, आराम शाह की हत्या करके इल्तुतमिश 1211 ईस्वी में दिल्ली की गद्दी पर बैठा। इल्तुतमिश तुर्किस्तान का इलबरी तुर्क था, जो ऐबक का गुलाम एवं दामाद था। ऐबक की मृत्यु के समय वह बदायूं का गवर्नर था। इल्तुतमिश लाहौर से राजधानी को स्थानांतरित करके दिल्ली लाया। इसने हौज ए सुल्तानी का निर्माण देहली एक कोहना के निकट करवाया था। इल्तुतमिश पहला शासक था जिसने 1229 ईस्वी में बगदाद के खलीफा से सुल्तान पद की वैधानिक स्वीकृति प्राप्त की। इल्तुतमिश की मृत्यु अप्रैल 1236 ईस्वी में हो गई। चंगेज खाने से बचने के लिए ख्वारजिम के सम्राट जलालुद्दीन का इल्तुतमिश ने अपने यहाँ शरण नहीं दी थी। इल्तुतमिश के बाद उसका पुत्र रुकनुद्दीन फिरोज गद्दी पर बैठा। वह एक अयोग्य शासक था। उसने अल्पकालीन शासन पर अपनी माँ शाह तुर्कान छाई रही। जो ये था अयोग्य शासक आपका रुकनुद्दीन फिरोज गद्दी पर बैठा था, परंतु ये अयोग्य था, शासन करने के योग्य नहीं था। तो इसके स्थान पर इसकी माँ शाह तुर्कन छाई रही। तो इसकी माँ की ज़्यादा चलती थी इसके राजा होते हुए भी। अब हम आपको नेक्स्ट बता देते हैं फ्रेंड्स, इसको यहाँ देखिए। शाह तुर्कान के अवांछित प्रभाव से परेशान होकर तुर्की अमीरों से रुकनुद्दीन को हटाकर रजिया को सिंहासन पर आसीन किया। इस पर रजिया बेगम प्रथम मुस्लिम महिला थी जिसने शासन की बागडोर संभाली। अब चलते हम इस टेबल की तरफ। यहाँ देखिए मंगोल कौन था? मंगोल चीन से उत्तर में गोबी के रेगिस्तान के निवासी थे। मंगोल वह एक घूमने फिरने वाली अर्धसभ्य जाति थी तथा उनका मुख्य पेशा घोड़ों और अन्य पशुओं का पालन करना था। वे बहुत गंदे रहते थे तथा सभी प्रकार का मांस खाते थे। उनमें स्त्री विषयक नैतिकता का सर्वथा अभाव था। यद्यपि माँ का सम्मान करते थे। वे विभिन्न कबीलों में बटे थे। उन्हें कबीलों में से एक में 1163 में तेमचिन और चंगेज खां का जन्म हुआ, जिसे महान और श्रापित दोनों पुकारा गया। इसका पिता येसुगाई बहादुर था। चलते हैं आगे। अब देखिए, रजिया सुल्तान जब बेगम बन गई थी, रजिया ने पर्दा प्रथा का त्याग कर तथा पुरुषों की तरह चौका काबा एवं कुल्हा टोपी पहनकर राजदरबार में खुले मुंह से जाने लगी। रजिया ने मलिक जमालुद्दीन याकूत को अमीर अखूर घोड़े का सरदार नियुक्त किया। गैर तुर्कों को सामंत बनाने के रजिया के प्रयासों से तुर्की अमीर विरुद्ध हो गए और उसे बंदी बनाकर दिल्ली की गद्दी पर मुइजुद्दीन बहराम शाह को बैठा दिया। नेक्स्ट आगे चलते हैं। ये है आपका रजिया की शादी अल्तुनिया के साथ हुई। इससे शादी करने के बाद रजिया ने पुनः गद्दी प्राप्त करने का प्रयास किया, लेकिन वह असफल रही। रजिया की हत्या 13 अक्टूबर 1240 को डाकुओं के द्वारा कैथल के पास कर दी गई। बहराम शाह को बंदी बनाकर उसकी हत्या मई 1244
1244 नहीं सॉरी 1242 ईस्वी में कर दी गई थी। नेक्स्ट, बहराम शाह के बाद दिल्ली का सुल्तान अलाउद्दीन मसूद शाह 1242 ईस्वी में बना। बलबन ने षड्यंत्र के द्वारा 1246 ईस्वी में अलाउद्दीन मसूद शाह को सुल्तान के पद से हटाकर नासरुद्दीन महमूद को सुल्तान बना दिया। नेक्स्ट आगे देखते हैं हम फ्रेंड्स। नसरुद्दीन महमूद ऐसा सुल्तान था जो टोपी सीकर अपना जीवन का निर्वाह करता था। बलबन ने अपनी पुत्री का विवाह नसरुद्दीन महमूद के साथ किया था। बलबन का वास्तविक नाम बहाउद्दीन था। वह इल्तुतमिश का गुलाम था। किसका गुलाम था? वह इल्तुतमिश का। आगे चलते हैं फ्रेंड्स, देखिए कुछ और जानकारी। तुर्कान चिह लगानी का विनाश बलबन ने किया था। बलबन 1266 ईस्वी में गयासुद्दीन बलबन के नाम से दिल्ली की गद्दी पर बैठा। यह मंगोलों के आक्रमण से दिल्ली की रक्षा करने में सफल रहा। राजदरबार में सिजदा एवं पैबूस प्रथा की शुरुआत बलबन ने की थी। बलबन ने फारसी रीति रिवाज पर आधारित नवरोज उत्सव को प्रारंभ करवाया। अपने विरोधियों के प्रति बलबन ने कठोर लौह एवं रक्त की नीति पर का पालन किया। नसरुद्दीन महमूद ने बलबन को उलूग खां की उपाधि प्रदान की। बलबन के दरबार में फारसी के प्रसिद्ध कवि अमीर खुसरो एवं अमीर हसन रहते थे। मोस्ट इम्पोर्टेंट लाइन है ये। अमीर खुसरो और जो ये अमीर हसन हैं, ये बलबन के दरबार के फारसी के प्रसिद्ध कवि थे, अमीर खुसरो। नेक्स्ट, गुलाम वंश का अंतिम शासक समुद्दीन कमुर्स था। गुलाम वंश का जो अंतिम जो शासक था समुद्दीन कमुर्स था। इससे आगे चलते हैं खिजली वंश पर। खिजली वंश जो था आपका, इसको देखते हैं। खिजली वंश 1290 से 1320 तक रहा। 30 वर्ष खिजली वंश का भारत में प्रचार प्रसार और आधिपत्य रहा। गुलाम वंश के शासन को समाप्त कर 13 जून 1290 को जलालुद्दीन फिरोज खिलजी ने खिलजी वंश की स्थापना की। फिरोज खिलजी, जलालुद्दीन फिरोज खिलजी ने खिलजी वंश की स्थापना की। उससे आगे इनके किलोखरी को अपनी राजधानी बनाया। जलालुद्दीन की हत्या 1296 ईस्वी में उसके भतीजा और दामाद अलाउद्दीन खिजली ने कड़ामानीपुर इलाहाबाद में कर दी। 22 अक्टूबर 1296 ईस्वी में अलाउद्दीन दिल्ली का सुल्तान बना। अलाउद्दीन के बचपन का नाम अली तथा गुरसास था। नेक्स्ट हम देखते हैं, अलाउद्दीन खिलजी ने सेना को नगद वेतन देने एवं स्थायी सेना की नींव रखी। दिल्ली के शासकों में अलाउद्दीन खिलजी के पास सबसे विशाल स्थायी सेना थी। नेक्स्ट हम आगे देखते हैं, अमीर खुसरो का मूल नाम, अमीर खुसरो का जो मूल नाम था मोहम्मद हसन था। उसका जन्म पटियाली पश्चिम उत्तर प्रदेश बदायूं के पास में 1253 ईस्वी में हुआ था। खुसरो प्रसिद्ध सूफी संत शेख निजामुद्दीन औलिया के शिष्य थे। वह बलबन से लेकर मोहम्मद तुगलक तक दिल्ली सुल्तानों के दरबार में रहे। उन्हें तूतिए हिंद, भारत का तोता के नाम से भी जाना जाता है। सितारे एवं तबले का आविष्कार का श्रेय अमीर खुसरो को ही दिया जाता है। फ्रेंड्स, मोस्ट इम्पोर्टेंट है और बिल्कुल इसको रट लेना आप। मैं आपको फिर बता देता हूँ, मैं रिपीट करना चाहता हूँ इसे। अमीर खुसरो का मूल नाम मोहम्मद हसन था। उनका जन्म पटियाली पश्चिमी उत्तर प्रदेश में बदायूं के पास में 1253 ईस्वी में हुआ था। खुसरो प्रसिद्ध सूफी संत शेख निजामुद्दीन औलिया के शिष्य थे। निजामुद्दीन औलिया के शिष्य थे ये अमीर खुसरो। वह बलबन से लेकर मोहम्मद तुगलक तक दिल्ली के सुल्तानों के दरबार में रहे। इन्हें तूतिए हिंद, भारत का तोता कहा जाता था। इन्हें सितार और तबले का आविष्कार का श्रेय अमीर खुसरो को ही दिया जाता है। सारा कुछ आपकी समझ में आ चुका होगा। अब चलते हैं आगे। आगे क्या दिया हुआ है, घोड़ा दागने एवं सैनिकों का हुलिया लिखने की प्रथा की शुरुआत अलाउद्दीन खिलजी ने की। अलाउद्दीन खिलजी ने भू राजस्व की दर को बढ़ाकर उपज का 1/2 भाग कर दिया। इसने खम्स लूट का धन में सुल्तान का हिस्सा 1/4 भाग के स्थान पर 3/4 भाग कर दिया। इसने व्यापारियों में बेईमानी रोकने के लिए कम तोलने वाले व्यक्ति के शरीर से
मांस काट लेने का आदेश दिया। इसने अपने शासनकाल में मूल्य नियंत्रण प्रणाली को दृढ़ता से लागू किया। दक्षिण भारत की विजय के लिए अलाउद्दीन ने मलिक काफूर को भेजा। नेक्स्ट आगे हम चलते हैं फ्रेंड्स। जमियत खाना मस्जिद, अलाई दरवाज़ा, सीरी का किला तथा हजार खंबा महल का निर्माण अलाउद्दीन खिलजी ने करवाया था। अलाई दरवाज़ा का इस्लामी वास्तुकला का रत्न कहा जाता है। देवी अधिकार के सिद्धांतों को अलाउद्दीन ने चलाया था। अब चलते हैं हम अपने इस पर, टेबल और दी हुई है यहाँ पर देखिए। बाजार नियंत्रण करने के लिए अलाउद्दीन खिलजी द्वारा बनाए जाने वाले नवीन पद क्रमानुसार दीवान रियासत यह व्यापारियों पर नियंत्रण रखता था। यह बाजार नियंत्रण को पूरी व्यवस्था का संचालन करता था। शाहनाए मंडी, प्रत्येक बाजार में बाजार का अधीक्षक होता था ये। इससे आगे जब हम चलेंगे, बरीद बाजार के अंदर घूमकर बाजार का निरीक्षण करता था। मुनहियान व गुप्तचर गुप्त सूचना प्राप्त करता था। नेक्स्ट अब हम आगे चलते हैं फ्रेंड्स। तो ये क्या है, सिकंदर सानी आपको बता देते हैं हम अब सिकंदर सानी के विषय में। तो सिकंदर सानी कौन था, कैसे था, क्या हुआ, देखिए। सिकंदर सानी की उपाधि से स्वयं को अलाउद्दीन खिलजी ने भूषित किया। अलाउद्दीन ने मलिक याकूब और दीवान रियासत नियुक्त किया था। अलाउद्दीन द्वारा नियुक्त परवाना नवीस नामक अधिकारी वस्तुओं की परमिट जारी करता था। सहनाए मंडी, यहाँ खाद्यान्नों की बिक्री हेतु लाया जाता था। सराय ए अदल, यहाँ वस्त्र, शक्कर, जड़ी बूटी, मेवा, दीपक का तेल एवं अन्य निर्मित वस्तुएं बिकने के लिए आती थी। अलाउद्दीन खिलजी की आर्थिक नीति की व्यापक जानकारी जियाउद्दीन बर्नी की कृति तारीख़े फिरोजशाही से मिलती थी। और इससे आगे अब हम चलते हैं फ्रेंड्स कुछ और जानकारी के लिए। खजाइनुल फतू अमीर खुसरो रहला एवं बतूता एवं फतूहस लातीन इसामी की कृति है। मूल नियंत्रण को सफल बनाने में मुहतबसिब, सेंसर एवं नाजिर नापतोल अधिकारी की महत्वपूर्ण भूमिका थी। राजस्व सुधारों के अंतर्गत अलाउद्दीन ने सर्वप्रथम मिल्क इनाम एवं वक़्फ़ के अंतर्गत दी गई भूमि को वापस लेकर उसे खालसा भूमि में बदल दिया। अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा लगाए जाने वाले दो नवीन कर थे। चराई कर दुधारू पशुओं पर लगाया जाता था, गढ़ी कर घरों एवं झोंपड़ियों पर लगाया जाता था। अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल में 1297 से 1306 ईस्वी तक मंगोलों के 6 आक्रमण हुए। प्रथम आक्रमण 1297 में कादर खां के नेतृत्व में, दूसरा आक्रमण 1298 में सल्दी के नेतृत्व में, तीसरा आक्रमण 1299 में कुतलुग ख्वाजा के नेतृत्व में, और आपका जो चौथा आक्रमण ये हुआ था, यह आक्रमण 1303 में तारगी के नेतृत्व में, पांचवा आक्रमण 1305 ईस्वी में अली बेग और तारताक के नेतृत्व में, एवं छठा आक्रमण 1306 ईस्वी में कबक एवं इकबालमंद के नेतृत्व में हुआ। अलाउद्दीन खिलजी की मृत्यु 5 जनवरी 1316 ईस्वी को हो गई थी। कुतुबुद्दीन मुबारक खिलजी 1316 ईस्वी को दिल्ली के सिंहासन पर बैठा। इसे नगन स्त्री पुरुष की संतान पसंद थी। मुबारक खिलजी कभी कभी राजदरबार में स्त्रियों का वस्त्र पहनकर आ जाता था। नेक्स्ट, बर्नी के अनुसार मुबारक कभी कभी नगन होकर दरबारियों के बीच दौड़ा करता था। मुबारक खां ने खलीफा की उपाधि धारण की थी। मुबारक के वजीर खुसरो खां ने 15 अप्रैल 1320 ईस्वी को इसकी हत्या कर दी और स्वयं दिल्ली के सिंहासन पर बैठा। खुसरो खां ने पैगंबर के सेनापति की उपाधि धारण की। तो फ्रेंड्स, आज हमने आपको ये जानकारियाँ दी हैं, कुछ जी के इंडियन हिस्ट्री के बारे में आपको बताया है, कुछ वंशों के बारे में, और ये जो अभी हम आपको बता रहे थे ये खिलजी वंश के बारे में हम आपको बता रहे थे। और खिलजी वंश का जो शासनकाल था वो 1290 से 1320 ईस्वी के बीच में ये खिलजी वंश आपका रहा। उसके बाद में हमने इससे पहले आपको कराया था, आपको पता है रजिया बेगम प्रथम मुस्लिम महिला थी जिसने शुरुआत में कोई भी
मुस्लिम महिला या कोई महिला शासन राज गद्दी पर बैठी। इसके बाद हमने मंगोलों को आपके बारे में बताया। जो मंगोल थे वो चीन के उत्तर गोबी के रेगिस्तान के निवासी थे, कबीलों में रहते थे। उसके बाद में हमने आपको कुतुबुद्दीन ऐबक के बारे में भी आपको बताया। कुतुबुद्दीन ऐबक ने क्या किया, जो है हमारी जो कुतुब मीनार है उसकी जो नींव रखी थी। उसके बाद नालंदा विश्वविद्यालय को ध्वस्त करने वाला ऐबक का सहायक सेनानायक बख्तियार खिलजी था। उससे पहले हमने इल्तुतमिश द्वारा महत्वपूर्ण कार्य किए, वो भी आपको बताए। फिर गुलाम वंश के बारे में आपको बताया था हमने आज ही इसी वीडियो में। मोहम्मद गौरी के बारे में बताया। और उसके बाद में फिर हम महमूद गजनवी के बारे में हम आपको लेकर के चले। तो इस तरीके से आज हमने बहुत सारे टॉपिक्स यहाँ पर क्लियर कर दिए हैं। फ्रेंड्स, ये वीडियो आपको कैसा लगा? यदि ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो आप इस वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना, जिससे हम समय समय पर आपके लिए नए नए वीडियोज़ बनाते रहें और आप हमारे वीडियोज़ को सुन करके अपनी नॉलेज को बढ़ाएं, कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी करें और लॉकडाउन का आनंद लेते रहें। थैंक यू।